गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम विद्युत धारा एवं परिपथ के अंतर्गत पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। समांतर क्रम संयोजन जो है होता क्या है ना। तो जब किसी परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है तब उसे समांतर क्रम संयोजन जो है कहा जाता है। तो आइए हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, जिसमें से तीनों प्रतिरोधों का है ना पहला सिरा है ना एक बिंदु से जोड़ा गया है और दूसरे सिरे को है ना दूसरे बिंदु से जोड़ा गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन जो है कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस परिपथ में कि इस पर एक विभवांतर लगा हुआ है, ठीक है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। नीचे यहाँ पर देखेंगे ये जो है आपका बैटरी होता है, जहां से धारा जो है प्रवाहित होती है। इसके साथ ही इसमें कुंजी है ना लगा होता है और एक जो है यहाँ पर अमीटर जो है लगा होता है। जब यहाँ पर कुंजी को जब चालू किया जाता है तो इस पूरे पथ में है ना धारा जो है बहने लगती है, जिसे धारा को हम किससे दर्शाते हैं, I से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम इसकी व्याख्या जो है कैसे करेंगे, तो व्याख्या के लिए यहाँ पर देखेंगे कि इस परिपथ में है ना तीन प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, R1, R2 और R3 को। ठीक है, और किस क्रम में जोड़ा गया, इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन में कुंजी के और अमीटर को जोड़ा गया है ना आवश्यकता अनुसार। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि जब प्लग कुंजी को जब प्रारंभ किया जाता है ना, तो इसमें धारा जो है क्या होती है, बहने लगती है, जिसे हम I से दर्शाते हैं। तो जैसे ही है ना इसमें धारा जो है बहने लगती है, तो जब ये जो है X बिंदु तक पहुंचती है ना, X बिंदु पर पहुंचती है या प्रतिरोध के पहले सिरे पर जब धारा जो है पहुंचती है, तो धारा यहाँ आकर क्या होता है, तीनों प्रतिरोधों में बहने लगता है। तो पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा को हम I1 से दर्शाते हैं, दूसरे प्रतिरोध में है ना धारा को हम I2 से और तीसरे प्रतिरोध में धारा को हम I3 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पूरे परिपथ में है ना X बिंदु पर धारा जो है ना जाकर के क्या हो जाती है, अलग अलग धारा की रूपें क्या होती है, प्रवाहित होने लगती हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर गणना में क्रमशः आप लोग लिख सकते हो तीन प्रतिरोध है ना, यानी R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें है ना धारा जो है ना क्रमशः I1, I2 और I3 है ना इस पूरे परिपथ में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ओम के नियम से ओम का नियम होता है V बराबर RI। ठीक है, क्या होता है, V बराबर RI। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार है ना तीन प्रतिरोध लिए गए हैं, R1, R2 और R3। तो सभी जो प्रतिरोध है ना उनका तुल्य प्रतिरोध जो है क्या होता है, आपका R होता है। क्या होता है, आपका R होता है। और यहाँ पर देखेंगे है ना धारा जो है क्या होती है, यहाँ पर जब है ना धारा जो इस परिपथ में प्रवाहित होती है और जैसे वो X बिंदु पर जाती है तो क्या होता है, वो बढ़ जाता है धारा जो है। तो क्रमशः जिसे हम कैसे दर्शाते हैं, I1, I2 और I3 से उसको
प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे धारा को इस तरफ आप पक्षांतर कर देंगे, I बराबर V/R। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। किंतु यहाँ पर देखेंगे कि धारा जो है ना, कुल धारा क्या है हमारा? I है। ठीक है, और x बिंदु पर जब जाती है तो यह जो है क्या होता है, धारा जो है बढ़ जाता है। तो क्रमशः कैसे बढ़ता है ये? I1, ठीक है, I2 और I3 में क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर है ना, कुल धारा का मान जो है ना, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे परिपथ में है ना, जो धारा जो बह रही है, तो ये प्रत्येक प्रतिरोध की है ना में बहने वाली धारा, यानी कि धारा क्या है? I1, I2 और I3 तीनों के योग के बराबर है ना, क्या होती है आपका? विद्युत धारा जो है, यानी कि कुल मतलब मान होता है ना। तो कुल मान हमारा क्या है? धारा का I होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 2 मान लीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा का मान। तो धारा पहले प्रतिरोध में देखेंगे ना, पहले प्रतिरोध में धारा क्या बह रही है? I1। तो यहां से हम ले लेंगे I1 बराबर ओम के नियम से क्या हो जाएगा? ये V/R। तो हम क्या निकाल रहे हैं? पहले प्रतिरोध के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये R1। ये समीकरण, इसको मान लीजिए 3। उसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध R2 में है ना बहने वाली धारा। तो ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है। तो दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा हमारा क्या है? I2। तो यहाँ पर लिखेंगे I2, तो ओम के नियम से ये हो जाएगा V/R। तो ये दूसरे प्रतिरोध के लिए इसलिए यहाँ पर R2 हो जाएगा। इसको समीकरण मान लीजिए 4। ठीक है, उसी प्रकार से हम निकालेंगे क्या? तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या निकालेंगे? तीसरे प्रतिरोध यानी R3 में बहने वाली जो धारा है ना। तो तीसरे प्रतिरोध में देखेंगे बहने वाली धारा क्या है यहाँ पर? I3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओम के नियम से V/R। तो तीसरा प्रतिरोध है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3। ये हो जाएगा आपका समीकरण। इसको मान लेना 5 मान लीजिए समीकरण ये। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे है ना समीकरण 3, 4 और 5 को है ना, 5 का जो मान है उसको किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर क्या कर रहे हैं? समीकरण 3, 4, 5 का जो मान है उसको किस में भरेंगे हम लोग? समीकरण 2 में। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कुल धारा है, तो इसका सूत्र है I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3। तो यहाँ पर आप लोग भर दीजिए। I का जो मान है वो क्या है? ओम के नियम से V/R। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखें I1 का जो मान है यहाँ से आप फिल कर लीजिए V/R1 प्लस I2 का मान भर लीजिए यहाँ पर, तो V/R2 प्लस I3 का मान आप यहाँ से फिल कर लीजिए V/R3। ठीक है, अब देखेंगे दोनों पद में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप क्या निकालेंगे?
ठीक है। v जो है सभी में क्या है आपका कॉमन है, तो v को आप क्या कर लीजिए, बाहर निकालिए। तो अंदर में क्या हो जाएगा, 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 है ना, प्लस में रहेगा, प्लस 1/r3। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, मान जो है आपका निकल आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से है ना तुल्य प्रतिरोध का जो मान है ना, इस प्रकार से आपको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, ये 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये जो है आपका तुल्य प्रतिरोध का मान जो है ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार आप समांतर क्रम संयोजन में है ना तुल्य प्रतिरोध की आप गणना जो है कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में है ना तुल्य प्रतिरोध संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, वो कम होता है। धन्यवाद।